दोस्तों, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भीख मांगने का और पैसे कमाने के नए नए जरिए लोगों ने बनाए रखे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब रेड लाइट होती है तब गाड़ियों के पास, ऑटो के पास बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बूढ़े औरतें आ जाती हैं। कोई कुछ सामान बेच रहा होता है, कोई कुछ सामान बेच रहा होता है, कोई भीख मांग रहा होता है। ऐसे ही उस भीड़ में एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 11 साल होती है और उसका नाम राजू होता है। एक गाड़ी वहाँ पर रुकती है और उसके पास वो राजू जाता है और उसमें बैठी हुई औरत से कहता है कि मैडम, ये मेरे गुब्बारे खरीद लो। तो वो औरत मुस्कुरा देती है और उससे कहती है कि बेटा, मैं गुब्बारे लेके क्या करूँगी, मेरे घर में अभी बच्चा नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि मैडम, आपके जब बच्चा होगा तब इसे ये गुब्बारे दे देना। तो वो फिर मुस्कुरा देती है और कहती है बेटे, अभी तो बच्चा आने में 3-4 महीने हैं, तब तक तो ये गुब्बारा तुम्हारा फूट जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, आप इसे संभाल के रखोगे तो ये नहीं फूटेगा, अगर आप इसको फोड़ोगे तो ये फूट जाएगा। वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि उस बच्चे की बातें उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो उसके गुब्बारे खरीद लेती है। अब वो औरत रोज़ अपने पति के साथ कार में जब बैठ के आया करती थी तो वो लड़का उसे वहीं मिलता है और उसे गुब्बारे दे दिया करता था। वो गुब्बारों के बहाने उस बच्चे से बातें किया करती थी क्योंकि बच्चे की बातें बहुत ही मासूम होती, बहुत ही अच्छी लगा करती थी उसे। एक दिन वो बच्चा नज़र नहीं आता, तब उस औरत को पता लगता है कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो औरत तड़प जाती है और फिर उस औरत को ये पता लगता है कि ये जिससे बातें कर रही है, जिसे वो मासूम बच्चा समझ रही है, वो कोई और नहीं, उसी का अपना बच्चा है। तो वो तड़प जाती है। दोस्तों, क्या थी ये पूरी कहानी? वो उस औरत का कैसा बच्चा था जो रोड पे गुब्बारे बेच रहा था और माँ कारों में बैठ के सफ़र कर रही थी। माँ इतनी अमीर थी कि वो कारों से अपने ऑफिस जा रही है और ये बच्चा इतना गरीब क्यों था कि ये रोडों पे गुब्बारे बेच रहा है। आओ इस सच्चाई को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक कहानी। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक शेखर नाम का व्यक्ति रहता है। उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम संजना होता है। ये शेखर और संजना अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये अमीर परिवार से थे। जो शेखर होता है, इसका घर बदरपुर बॉर्डर पर होता है और इसकी एक दुकान होती है जो लैपटॉप कंप्यूटर बेचने का ये काम किया करता था। इसकी दुकान नेहरू प्लेस में होती है। जब ये अपनी दुकान पे जाया करता था, काम पे जाया करता था, इसकी शादी हो जाती है संजना से। तो संजना इससे कहती है कि मैं घर पे अकेली बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी दुकान पे चलूँ और तुम्हारा हाथ बटाऊँ। तब शेखर कहता है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ चला करो, टाइम अच्छा कटेगा और कुछ ना कुछ तुम्हें नॉलेज भी मिल जाएगी। एक दिन संजना शेखर के साथ कार में बैठी हुई जा रही थी और जब नेहरू प्लेस की रेड लाइट आती है, वहाँ उनकी गाड़ी रुकती है, तो बहुत सारे बच्चे उनकी गाड़ी के पास आते हैं। कोई उनसे भीख मांग रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है। इतने में ही एक बच्चा उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैडम, मेरे गुब्बारे खरीद लो। तो संजना उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है, कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे गुब्बारे खरीद के क्या करूंगी, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। तब वो बच्चा कहता है कि मैडम, आप गुब्बारे खरीद लो, जब आपके बच्चा आ जाएगा आपके घर पे तब उसे ये दे देना। तो संजना कहती है कि बेटा, बच्चा आने में तो अभी टाइम लगेगा और ये गुब्बारा तब तक फूट जाएगा। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं मैडम, गुब्बारा नहीं फूटेगा, अगर आप इसे फोड़ोगे तो फूटेगा, आप संभाल कर रखोगे तो ये गुब्बारा नहीं फूटेगा। ये बात संजना को उसकी अच्छी लगती है, बहुत मासूम लगती है। तो वो हंसने लगती है और उसके गुब्बारे खरीद लेती है। फिर रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है और अपने पति के साथ अपने ऑफिस में, यानी कि अपनी दुकान पे काम करने लगती है। ऐसे ही वो रोज रेड लाइट पे रुका करते थे। वो बच्चा उसके पास आया करता था और गुब्बारे दे दिया करता था। फिर एक दिन संजना की कार रुकी हुई होती है, तब वो बच्चा फिर से भाग के आता है और उस मैडम को नमस्ते करता है और नमस्ते करने के बाद आज उसके हाथ में गुब्बारे ना होके पेन होते हैं। तब संजना उससे कहती है कि बेटा, आज तुम गुब्बारे नहीं बेच रहे, ये पेन क्यों बेच रहे हो? तब वो कहता है कि आंटी, गुब्बारे फूट जाते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है, इसीलिए मैं ये पेन बेच रहा हूँ और 20 रुपए के 10 पेन है, आप ये खरीद लो। संजना कहती है कि बेटा, मुझे इन पेनों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए खरीद लूँगी। फिर वो उसके पेन खरीद लेती है और फिर से ग्रीन लाइट हो जाती है। फिर से वो अपनी दुकान पे चले जाते हैं, यानी कि अपनी शॉप पे चले जाते हैं। अब संजना का रोज यही काम हो गया था। जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रुकती थी वैसे ही वो लड़का आ जाया करता था। संजना उससे बातें किया करती थी और उसे उसके सामान खरीदने के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करती थी। कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये उसे दे दिया करती थी, यानी कि उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन जब रेड लाइट पर कार आगे रुकती है तो संजना उस लड़के को ढूंढने लगती है, यानी कि राजू को तलाशने लगती है, लेकिन राजू उसे कहीं नजर नहीं आता। इतने में ही संजना एक बच्चे को बुलाती है जो राजू के साथ वहाँ पर भीख मांगा करता था।
तो संजना उसे बुला के उससे कहती है कि जो लड़का था जो पेन बेचता था, गुब्बारे बेचता था, उसका नाम राजू है, वो कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तब वो लड़का कहता है कि मैडम राजू का एक्सीडेंट हो गया था, हम अपने घर से आ रहे थे यहाँ मजदूरी करने के लिए, तो एक बाइक वाला राजू के टक्कर मार के चला गया और उसका सर फट गया, उसके बहुत चोट लगी है कि शायद वो अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। ये बात सुन के संजना तड़प जाती है और अपने पति शेखर से कहती है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मैं उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ और तुम ऑफिस चले जाओ। तब उस शेखर कहता है कि ठीक है तुम उतर जाओ और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शॉप पर लड़के आ गए हैं, मुझे शॉप खोलनी है, तुम उस लड़के से मिल के चली आना। तब संजना गाड़ी से उतर जाती है, उस बच्चे के साथ वहां पर जाती है जहां राजू रहा करता था, जिस झुग्गी में। उस झुग्गी के सामने एक चारपाई पे एक बूढ़ी महिला बैठी होती है, जिसे देख के संजना चौंक जाती है और हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उधर वो बूढ़ी महिला भी संजना को देख के खड़ी हो जाती है, वो भी चौंक जाती है कि ये संजना यहाँ कैसे आ गई। तब संजना का दिमाग चीख चीख के कहने लगता है कि जो राजू नाम का लड़का है वो उसी का अपना लड़का है, यानी कि उसी का प्रदीप बेटा है। और वो उस बूढ़ी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि जो राजू लड़का है क्या वो मेरा बेटा है। तब वो बूढ़ी माँ रोने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा तेरा ही वो बेटा है, जो राजू है वो प्रदीप ही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके बहुत चोट लग गई है। उसकी बुआ जो है उसे अस्पताल लेके गई है सफदरजंग। फिर संजना उस बूढ़ी औरत के गले लग के रोने लगती है और तड़प जाती है। मोहल्ले की औरतें भी वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और संजना को देखने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि ये राजू नाम का जो लड़का है मैला कुचैला है, गरीब है, और ये औरत कितनी वीआईपी औरत है, कितनी अमीर औरत है जो इस बच्चे के लिए रो रही है, ऐसा इनमें क्या रिश्ता है। वो भी हैरान होने लगती हैं। वो आके संजना से पूछती हैं कि तुम्हारा उस लड़के से क्या रिश्ता है। दोस्तों आओ हम बताते हैं इस लड़के का इस औरत से क्या रिश्ता था, क्या कहानी थी। ये जानने के लिए हमें अब से कुछ टाइम पहले जाना होगा इस कहानी में। अब इस टाइम का वाक़या 2017 का है और ये कहानी जो शुरू होती है ये 2005 से होती है। 2005 में संजना जब कॉलेज जाया करती थी, उसके कॉलेज में एक लड़का उसे रास्ते में अक्सर मिला करता था और उसकी तरफ देखा करता था, जिसका नाम भी राजू होता है। वो संजना को इम्प्रेस करने की कोशिश किया करता था। एक दिन संजना से वो जब बात करता है तो संजना उसकी बातों में आ जाती है और उससे मोहब्बत करने लगती है और वो मोहब्बत धीरे धीरे शादी की तरफ जाने लगती है। फिर उन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। संजना के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि लड़का संजना के घर वालों के मुताबिक अच्छा नहीं था, लेकिन संजना अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी कर लेती है। अब वो लड़का और संजना हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन एक दिन संजना अपने पति के कपड़े धोने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो कपड़े उठाती है तो उसको अपने पति के कपड़ों में कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि हथियार रखा हुआ है। तब वो बाहर निकाल के देखती है तो वो एक पिस्टल होता है। तब वो पिस्टल को हाथ में पकड़ती है और अपने पति के कमरे में जाके उससे कहती है कि ये पिस्टल तुम्हारे कपड़ों में कैसे आया, तुम क्या काम करते हो, कौन हो, ये पिस्टल तुम क्यों रखते हो। तो उसका जो पति था, उसका नाम भी राजू होता है, वो हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त का है। लेकिन वो हड़बड़ा रहा था, जिसे संजना भाप लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरी कसम खा के बताओ कि ये पिस्टल किसका है और तुम क्या काम करते हो। तो वो संजना की झूठी कसम नहीं खाता, फिर वो बता देता है कि वो गैंगस्टर है, गुंडागर्दी करता है, इसी से वो पैसे कमाता है। तो संजना उसे समझाती है, कहती है कि गैंगस्टर बनना अच्छा नहीं होता, गुंडागर्दी करनी अच्छी नहीं होती, गुंडों का एक न एक दिन अंजाम बुरा होता है और वो पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन राजू के दिमाग में ये सब बातें नहीं आती, वो तो अपने काम ऐसे ही करता रहता है। एक दिन वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। संजना को ये तो पता था कि जो गुंडागर्दी करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, वो एक दिन ऐसे ही मारे जाते हैं। संजना काफ़ी रोती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन अब क्या कर सकती थी, उसका पति तो मर चुका था। अब संजना के एक लड़का हो जाता है जिसका नाम प्रदीप रखा जाता है। संजना के माता पिता एक दिन संजना के पास आते हैं और उसे समझाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी इस बच्चे के सहारे कैसे गुजारोगी, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अब तो तुम्हारा पति भी मर चुका है, तुम अकेला कैसे रहोगी। तो संजना कहती है कि मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के साथ सारी उम्र रह लूंगी। संजना के जो सास ससुर होते हैं, यानी कि प्रदीप के जो दादी दादा होते हैं, वो भी संजना को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा जिद मत करो, अभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम उनका कहना मान लो, तुमने पहले भी इनका कहना नहीं माना, इनका दिल तोड़ा, अब तो तुम इनका कहना मान लो। तो संजना अपने माता पिता की बात मान जाती है और कहती है कि मैं प्रदीप को अपने साथ लेके जाना चाहूँगी। तब
संजना के माँ बाप कहते हैं कि अगर तुम प्रदीप को अपने साथ लेके जाओगी और हम तुम्हारी शादी कहीं और करेंगे, उसे पता लगेगा तुम्हारा एक बच्चा है, तुमने पहली शादी की है, तो तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि तुम अपने साथ इस लड़के को लेके जाओ। अगर तुम्हें इसका ख्याल रखना है तो इसकी दादी दादा के पास इसे रहने दो और तुम अलग से इसका ख्याल रखते रहना। तो संजना उनका कहना मान लेती है और बहुत सोच समझ के फिर अपने बेटे को अपने सास ससुर के पास छोड़ देती है और वो अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है। फिर संजना के माँ बाप संजना के लिए रिश्ता तलाशने लगते हैं। उनके एक रिश्तेदार शेखर के बारे में बताते हैं कि एक लड़का है शेखर, उसका बदरपुर बॉर्डर पर घर है और नेहरू प्लेस में उसकी दुकान है, लैपटॉप कंप्यूटर की, रिश्ता अच्छा है, तुम उससे शादी कर दो अपनी लड़की की, तुम्हारी लड़की खुश रहेगी। तो वो ऐसे ही करता है, शेखर के माँ बाप से मिलके अपनी लड़की संजना का और शेखर का रिश्ता तय कर देते हैं। शेखर और संजना की शादी कर दी जाती है। अब शेखर संजना को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि संजना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। फिर संजना उसके साथ बदरपुर बॉर्डर चली जाती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसके यानी कि प्रदीप के जो दादा होते हैं वो मर जाते हैं। अब प्रदीप की जो दादी होती है वो और प्रदीप अकेले रह जाते हैं कि राजू के जो ताऊ चचा थे वो उससे जलने लगते हैं। वो अपनी माँ से कहते हैं यानी कि प्रदीप की दादी से कहते हैं कि तूने इस बच्चे को अपने गले में टांग रखा है, हम तेरा ख्याल रखें या इस बच्चे का ख्याल रखें। इस बच्चे को या तो अनाथ आश्रम पहुंचा दे या जहां इसकी माँ गई है उस बच्चे को वहां छोड़ा। तब प्रदीप की जो दादी होती है वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरा बेटा राजू मर चुका है, उसकी जगह पे भगवान ने मुझे ये दूसरा राजू दिया है, ये मेरे ही साथ रहेगा। जब प्रदीप की दादी से प्रदीप के चाचा लड़ रहे थे तो उसके घर पर प्रदीप की बुआ भी आई हुई होती है जो संगम विहार की झुग्गियों में दिल्ली में रहा करती थी। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं देख रही हूँ तेरे साथ और मेरे इस भतीजे के साथ कितना जुल्म हो रहा है, मेरे भाई तुझसे कितना लड़ रहे हैं, तू ऐसा कर इस बच्चे को मुझे दे दे और मैं अपने बच्चों के साथ इसे पाल लूँगी और इसे दिल्ली ले जाऊँगी। और हाँ, तू एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, जैसे मैं रूखी सूखी खाऊंगी, जैसे मैं इस बच्चों को खिलाऊंगी, तू भी खा लेना। प्रदीप और प्रदीप की दादी प्रदीप की बुआ के साथ दिल्ली चले जाते हैं और संगम विहार की झोपड़ी पट्टियों में रहने लगते हैं। जब प्रदीप लगभग 10 या 11 साल का हो जाता है तब वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके हाथों में पैसे होते हैं। तो प्रदीप उनसे पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत गरीब है, तुम्हें पैसे कौन देता है। तब प्रदीप के जो दोस्त होते हैं वो उसे समझाते हैं, कहते हैं कि हम रेड लाइट पे जाते हैं, वहाँ भीख मांगते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या फूल बेचते हैं, तो लोग हमसे खरीद लेते हैं और हमें पैसे दे देते हैं। तो प्रदीप भी खुश हो जाता है और अपनी दादी से कहता है कि दादी तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गुब्बारे खरीद के रेड लाइट पे जाके बेचा करूँगा, उन्हें लोग खरीदे करेंगे, हमसे पैसे आने लगेंगे। कुछ दिन बाद संजना शेखर से कहती है कि मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में जाके तुम्हारी शॉप पर जाके तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ और तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ। तो शेखर खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में रहोगी तो मेरा टाइम भी अच्छा कटेगा और तुम्हें नॉलेज भी मिलेगी। तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। संजना और शेखर जब रोज जाया करते थे, रेड लाइट पे रुका करते थे, तो वहीं राजू से उनकी मुलाकात हुई थी, जो मुलाकात बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती में हो जाती है। जब संजना अपनी सास के गले मिलकर रो रही होती है तब पड़ोस की औरतें कहती हैं कि तुम्हारे बेटे के पास हम तुम्हें लेके चलते हैं, आओ ऑटो करते हैं। तो संजना अपनी सास से कहती है कि तुम यहाँ पर आराम करो, मैं इन पड़ोसन के साथ जाती हूँ। संजना ऑटो करती है और उन औरतों को अपने साथ ऑटो में बिठाती है और सफदरजंग हॉस्पिटल चली जाती है। जैसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल में जाती है तो प्रदीप की बुआ संजना को देख के उसके गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि तेरे प्रदीप की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो अब ऐसी हालत में है कि बचना उसका मुश्किल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे अगर 3 दिन में होश आ गया तो बच जाएगा। संजना कहती है नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है, जब मेरे भगवान ने मेरे बेटे से मुझे मिलाया है तो उसकी जिंदगी भी वो बचाएगा। ऐसे ही करते करते 3 दिन हो जाते हैं लेकिन प्रदीप को होश नहीं आ रहा था। उधर संजना अपने पति शेखर को फोन करके कहती है, उससे कहती है कि मैं उस लड़के को मिलने आई थी, यानी कि राजू से मिलने आई थी, राजू का एक्सीडेंट हो गया, उसकी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, 3 दिन हो गए हैं, उसे होश नहीं आया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसे देखने के लिए आई हूँ। शेखर कहता है यार ये सब क्या कर रही हो, एक अनजान बच्चे के लिए तुम इतना सब क्यों कर रही हो, कोई उसे 10-20 हज़ार की ज़रूरत है तो वो दे के घर चली आओ, तुम्हें 3 दिन हो गए हैं और तुम्हें उस बच्चे से इतना लगाव क्यों हो गया है जिसके खातिर तुम 3 दिन से हॉस्पिटल में हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही, तुम अपने घर वापस आ जाओ।
तो संजना कहती है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती और तुम मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कह के संजना अपना मोबाइल बंद कर देती है। अब 3 दिन बाद डॉक्टर आते हैं और संजना से कहते हैं कि उस बच्चे को होश आ गया है, तुम उससे जाके मिल सकती हो। संजना अपनी ननद के गले लग जाती है और रोने लगती है और खुश होकर राजू के कमरे में जाती है और राजू उसे देख के कहता है कि आंटी आप मुझसे मिलने आई है, मुझे देखने आई है। तब संजना कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मा हूँ। और वो उसे चूमने लगती है, प्यार करने लगती है, उसे गला लगाने लगती है। इतने में ही डॉक्टर उसे कहते हैं कि नहीं अभी तुम इसे गले मत लगाओ, इसकी नाजुक हालात है, इसके जो सर पे चोट लगी है, पट्टी बंधी है, उसके टांगे टूट जाएंगे। फिर संजना उससे दूर हो जाती है, फिर उसकी तीमारदारी करने लगती है। उधर शेखर को भी संजना की टेंशन हो रही थी। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है जो उस बच्चे के पीछे पड़ गई है। फिर शेखर उस रेड लाइट पे वापस आता है और उन बच्चों से कहता है कि वो राजू नाम का जो बच्चा था वो कहाँ है और उसके पास मेरी पत्नी है, तो मुझे उसके पास लेके चलो। वो जो बच्चे रेड लाइट पे होते हैं तो वो शेखर की कार में बैठ जाते हैं और उसे अपनी झोपड़ियों में ले जाते हैं, यानी कि संगम विहार की जो झोपड़ी थी वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शेखर को सारी कहानी का, सारी हकीकत का पता लग जाता है कि ये राजू जो है संजना का ही बेटा है और उसकी पहले शादी हो चुकी है। सब बातें सुनकर शेखर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सफदरजंग हॉस्पिटल जाता है और संजना से जाके लड़ने लगता है। उससे कहता है तुम्हारी पहले शादी हो रखी थी, तुमने ये बात छुपाई के अच्छा नहीं किया और ये बच्चा भी तुम्हारा है, ये बात भी तुमने हमसे नहीं बताई। तुम तो बहुत धोखेबाज इंसान हो, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और तुम अब इस बच्चे के साथ रहना। वो ऐसे कह के उसे अकेला छोड़ के चला जाता है। संजना अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके रोने लगती है। संजना को अब अपने बच्चे के साथ यानी कि राजू के साथ हॉस्पिटल में 1 हफ्ता हो जाता है। 1 हफ्ते बाद राजू की छुट्टी हो जाती है, यानी कि प्रदीप की छुट्टी हो जाती है। वो फिर अपनी संगम विहार अपनी झोपड़ी पट्टी में आ जाते हैं। राजू की वहाँ संजना देखभाल करने लगती है। जब 15 दिन हो जाते हैं तो शेखर के माँ बाप शेखर से कहते हैं कि बेटा हमारी बहू इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा तू उसे समझ रहा है। उसकी मजबूरियाँ हो रही होंगी, कोई कमी रही होगी, कुछ ऐसे हालात होंगे जिसकी वजह से उन्होंने हमसे ये सारी बात छुपाई। एक बार हमें उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। शेखर कह देता है कि हमें उससे कोई बात नहीं करनी, वो धोखेबाज है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तू अपनी मर्जी चलाएगा या हमारा कहना मानेगा। तो शेखर ढीला पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। तो शेखर के माँ बाप शेखर के साथ संजना के पास आ जाते हैं। जैसे ही संजना अपने सास ससुर को देखती है तो अपने बेटे को गोद में लेके यानी कि अपने सीने से लगा के रोने लगती है। तो शेखर के माँ बाप भी रोने लगते हैं। फिर संजना अपनी सारी कहानी शेखर के माँ बाप को बताती है। तब शेखर के माँ बाप कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अब हमारे साथ चलो। तब संजना कहती है कि मैं अपने बेटे को छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने पहले ही छोड़ के बहुत बड़ी गलती की थी, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तब शेखर के माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तेरे बेटे को तुझसे अलग नहीं करना चाहते, तू अपने बेटे को लेके हमारे साथ चल और इसकी दादी को भी लेके साथ चल, ये दादी अपने पोते के बिना नहीं रहेगी। फिर संजना अपने बेटे और अपनी सास को लेके शेखर के साथ उसके घर आ जाती है। और अब शेखर की और संजना की 2 बच्चे और होते हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की होते हैं। और शेखर और संजना और उनके 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे हैं, उनकी अच्छी लाइफ एंजॉय हो रही है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।